Hello class. Our next chapter of the basics of management is intellectual property rights IPR. ठीक है, IPR stands for intellectual property rights. अब rights का मतलब होता है हक. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एक ओरिजिनल डेवलपर के थ्रू बनाई गई चीज है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. आगे पढ़ते हैं इसके बारे में. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सब्जेक्ट. तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल टाइप भी बहुत बढ़िया आएंगे इसके, उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं. तो सबसे पहले होता क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लीगल राइट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो हमने की है उसके थ्रू जो हमें लीगल राइट्स मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है. द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मे इन्वॉल्व एनी एक्टिविटी इन द इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक फील्ड. अब इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि जो हम अपने माइंड से कुछ यूनिक कर रहे हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल थिंग. अब कोई भी एक्टिविटी इन द टर्म ऑफ इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री में हमने कोई एक नई इन्वेंशन की है, साइंटिफिक में, साइंस में हमने कुछ न्यू इन्वेंशन की है, या लिटरेसी में हमने कुछ नया अपनी तरफ से बुक पब्लिश की है, या लिटरेसी में हमने कोई मैगजीन बनाई है, हमारी मेरी तरफ से बनाई गई है, या आर्टिस्टिक फील्ड में मैंने कोई पेंटिंग बनाई है जो कि डिफरेंट फ्रॉम अदर अदर वर्ल्ड होगी, या मेरी अपनी होगी, मेरी अपनी जो है वो डिजाइनिंग होगी. ठीक है. तो ये काम जो है, अगर मैंने इसको खुद बनाया किसी चीज को और मैंने उसके राइट्स ले लिए अपने तरफ, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. कि इसको मेरा नाम ही हमेशा लगेगा. इस चीज को अगर कोई अपना नाम लगाएगा तो देयर विल बी सम इन्फ्रिंजमेंट या उसकी पनिशमेंट होगी. ठीक है. दैट इज कॉल्ड आईपीआर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. आगे इसके बारे में एक्सप्लोर होगा. इन सिंपल वर्ड्स, आईपीआर अलाउज द ओनर्स टू हैव द बेनिफिट फ्रॉम देयर वर्क व्हेन दीज आर एक्सप्लॉइटेड कमर्शियली. अब आईपीआर क्या है? जो जिसने राइट्स को लिया है, ओनर्स जो उसके, दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम देयर वर्क्स. उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिवार्ड्स मिल रहे हैं उनकी खोज के कारण, या वो बिक रही है चीज, या मार्केट में उनका ब्रांड चल रहा है. तो वो कहते, एक तो उनको बेनिफिट हो रहा है इससे आईपीआर से, पर कब बेनिफिट होगा कि उनका नाम कब प्रॉपर लिया जाएगा? जब वो एक्सप्लॉइटेड होंगे कमर्शियली. कि मान लो मेरा आज ब्रांड है एक, और मेरे ब्रांड से कोई सेल कर रहा है, जैसे नाइकी, एडिडास, प्यूमा है. अब उनका अगर ब्रांड को कोई और कंपनी जो है वहां पे लोगो लगा के कोई सेल करे, तो उनपे जो है पनिशमेंट होगी, और वो जो राइट्स है वो कंपनी के होते हैं. कंपनी उनपे कोई भी एक्शन ले सकती है. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड आईपीआर. These are the legal rights of self-made inventions, literacy, artistic work, symbols, names, images and design used in business. अब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि किस चीज के राइट्स हो सकते हैं. जो खुद इन्वेंशन की हो हमने. लिटरेसी में कुछ भी हम अपनी बुक पब्लिश करते हैं, या एनी वर्क, पोएम हो गया. ठीक है. आर्टिस्टिक वर्क, कोई ड्राइंग या पेंटिंग बना रहे हैं. सिंबल, मैंने कोई लोगो बनाया अपनी कंपनी का, दैट इज नेम. हमने कोई अपनी कंपनी का नाम रखा है, वो नहीं कोई ले सकता. जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड का जो भी नाम होगा कोई भी प्रोडक्ट का, वो दूसरी कंपनी नहीं यूज कर सकती. तो ये उनका स्पेसिफिक नेम हो गया. ठीक है. इमेजेस की कुछ इमेजेस होती हैं जो यूनिक होती हैं, वो कोई दूसरा नहीं यूज कर सकता. एंड डिजाइन, जो डिजाइनिंग एक कंपनी करती है, उन्होंने राइट्स ले लिए, तो दूसरी कंपनी उसको नहीं यूज कर सकती. तो ये सारे लीगल राइट्स होते हैं कुछ. ये हमें आगे आने वाले जो बिजनेस है, हमने कहीं पे जॉब करनी है या आगे अपना बिजनेस करना है, तो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. ठीक है. Next, the law that protects the intellectual property rights are known as intellectual property law. और जो law इन चीजों को protect करते हैं किसी का हक दिलाने में, that is known as intellectual property law. ठीक है. I hope यहाँ तक समझ आ गया हो. Next जो है classification of intellectual property. अब ये दो चीजों पे डिवाइड हो गई आईपी. जो प्रॉपर्टी है दो चीजों से बनी है. एक तो पेटेंट. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो है हमने अपनी तरफ से बनाई है कुछ. मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के या मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि आप कुछ नई इन्वेंशन कर रहे हो या नया प्रोजेक्ट बना रहे हो जो कि अभी तक कहीं भी वर्ल्ड में नहीं बना, तो आप उसको पेटेंट करवाते हो. ठीक है. आप उसको अपना कहते हो कि ये मैंने बनाया है, इसके रिजल्ट जो आएंगे वो मेरी तरफ से लिए गए हैं. तो वो जब पेटेंट हो जाता है तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, उसको कोई दूसरा अपना नहीं कह सकता. ठीक है. सो दैट इज पेटेंट. नेक्स्ट इज कॉपीराइट. कॉपीराइट में बहुत सारी चीजें आती हैं. पेटेंट में देखो पहले क्या क्या आता है, लिटरेसी वर्क हो जाता है, ट्रेडमार्क हो जाता है, या इंडस्ट्रियल डिजाइन. ठीक है. ये तीन चीजें पेटेंट में आती हैं.
और कॉपीराइट में क्या क्या आ सकता है, इसमें भी लिटरेसी वर्क, या नॉवल है, या पोएम्स है, या फिल्म है, म्यूजिकल वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, ड्राइंग वर्क है, पेंटिंग है, दीज आर कम्स अंडर द कॉपीराइट। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, पेटेंट एंड कॉपीराइट। ठीक, अब हमने कई बार सुना होगा कि ये मान लो कोई बॉलीवुड मूवी है, ये लीक हो गई। लीक का मतलब उनके कॉपीराइट्स को किसी ने मिसयूज किया, कि किसी और कंपनी के द्वारा वो जो है मार्केट में पहले लॉन्च हो गई और उनके कॉपीराइट्स का मिसयूज हो गया। तो दैट देयर आर सम एग्जांपल ऑफ दीज, कि वो हमने कोई मान लो यूट्यूब पे वीडियो डाली किसी मूवी की बॉलीवुड की, और वो वहां से हट जाती है नेक्स्ट डे, क्योंकि वो कॉपीराइट क्लेम कर लेते हैं कि ड्यू टू कॉपीराइट दिस कैंट बी शोन बाय एनी अदर पीपल। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कॉपीराइट्स एग्जांपल्स होती हैं, वो सारी आगे भी आप पढ़ोगे। सबसे पहले पेटेंट क्या होता है? Patent is a legal document that protects an invention from being used, copied, and manufactured by anyone other than the inventor. It is a legal document. Patent क्या है? जो आप अपनी तरफ से बनाए गए किसी प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंट है, वो आपके लीगल है, और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, and protects an invention from being used, copied or manufactured by anyone other than the inventor. और वो आपकी चीज हो गई। अब उस पेटेंट को कोई और अपना नाम लगा के नहीं सेल कर सकता, या उसको नहीं कॉपी कर सकता, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। ठीक है, किसी भी इन्वेंशन के डॉक्यूमेंट्स की एक लीगल कॉपी इज कॉल्ड अ पेटेंट। सिंपली इट प्रोवाइड्स लीगल राइट टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग एन इन्वेंशन। कोई भी आपने इन्वेंशन किया, अगर उसको कोई एक्सप्लॉइट करेगा तो वो आपका लीगल राइट है कि उस पर जो है आप क्लेम कर सकते हो अपना। The protection is provided for a limited period of time, say 20 years. अब कोई भी हम पेटेंट खरीदते हैं किसी चीज का, तो वो आपको पहले 20 years के लिए मिलता है। ठीक है, लिमिटेड पीरियड होता है कि 20 साल के लिए वो चीज आपकी है। अगर आप उसको रिन्यू नहीं कराएंगे तो वो जो है वो किसी की भी नहीं होगी और कोई भी उसे यूज कर पाएगा। ठीक है, और उसे अपना बनाने के लिए यू हैव टू टेक पेटेंट ऑफ दैट थिंग। ठीक, once the patent expires the invention loses its protection and one have to renew the patent for long time protection। अगर हम उसको लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन चाहते हैं कि हमारी चीज को कोई और ना यूज कर पाए, तो हमें उसको रिन्यू कराना पड़ता है आफ्टर द लिमिटेड पीरियड। Patent protection means that the invention can't be used or sold without the permission of patent owner। अब इसमें ये भी चीज आ जाती है कि कोई और उसको यूज नहीं कर सकता या उस चीज को सोल्ड नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ दैट ऑनर। ठीक है, अगर ऑनर उसको राइट दे किसी कंपनी को कि आप मेरी कंपनी के जो डीलर हो, आप ही मेरी चीज को बेच सकोगे, तो दैट्स इट, दैट्स ओके। बट अगर वो भी रिटर्न में होता है, अगर कोई वर्बली कह दे कि आप मेरी चीज को बेच दीजिए और कल को वो बेच दे, तो क्लेम नहीं कर पाएगा कि कोई बंदा कि इसने जो है उसका पेटेंट चोरी किया, ये इल्जाम उस पर लग सकता है इजीली। ठीक है, द पेटेंट ओनर में गिव परमिशन लाइसेंस टू अदर पार्टीज टू यूज द इन्वेंशन। ठीक, नेक्स्ट, पेटेंट्स के टाइप्स। पेटेंट तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज यूटिलिटी पेटेंट, नेक्स्ट इज डिजाइन पेटेंट, थर्ड इज प्लांट पेटेंट। ठीक है, नाम याद रख लीजिए, यूटिलिटी, डिजाइन, प्लांट पेटेंट। यूटिलिटी का मतलब इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेटेंट, इट प्रोटेक्ट्स इन्वेंशन इन्वॉल्विंग, इसमें क्या क्या आता है, जो इन्वेंशंस इन्वॉल्विंग मशीन्स, प्रोसेसेस, मेडिसिन्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, इट ऑफर्स प्रोटेक्शन फॉर 20 इयर्स। मतलब इन यूटिलिटी पेटेंट्स में वो चीजें आती हैं जो यूटिलाइजेशन के लिए यूज होती हैं। ठीक है, कुछ नई इन्वेंशन की इन द मशीन्स, कोई नई मशीन बनाई जो दुनिया के द्वारा यूज की जा रही है। ठीक है, कोई ऐसा काम बनाया जो दुनिया के द्वारा यूज किया जा रहा है, वो उसका पेटेंट हो सकता है। मेडिसिन हो सकती है कि एक मेडिसिन बनाई किसी कंपनी ने और उसमें पेटेंट कर लिया अपना। ठीक है, या कंप्यूटर डिजाइन बनाया कि कंप्यूटर बनाया, इसमें ये स्पेसिफिकेशन है, ये मोबाइल फोन है आजकल। तो ये यूटिलिटी सारी चीजें हैं जो लोगों द्वारा कंज्यूमर्स कंज्यूम की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी पेटेंट। ठीक है, और ये 20 ईयर्स के लिए प्रोटेक्शन देता है एक टाइम पे। Next is design patent. These are less common. It covers the design of article of manufacturing design like shape of a car, shape of smartphone, laptop and many product. अब ये क्या है, डिजाइन पे पेटेंट बनता है। जैसे आईफोन वालों ने किसी चीज अपने मोबाइल का एक डिजाइन बनाया और उसको अगर कोई कॉपी करने की कोशिश करेगा तो वो उस पर क्लेम कर सकते हैं। हमने 2-3 साल पहले शायद सुना हो आपने भी कि इसमें जो है सैमसंग ने केस किया था आईफोन वालों पे कि उन्होंने हमारा डिजाइन चोरी किया है कि मोबाइल का किसी, तो उस पे जो आईफोन था उसको पेनल्टी पड़ी थी फ्रॉम द गवर्नमेंट।
तो ये जो होता है डिजाइन पेटेंट के थ्रू होता है कि जो एक बार डिजाइन बन गया, शेप ऑफ अ कार, अब हुंडई की कारों की शेप जो होगी वो बाकियों से बकरी होगी, अगर कोई कॉपी करेगा उसे कोई और कंपनी वाला, तो एक जो डिजाइन पेटेंट के थ्रू उनपे क्लेम कर सकते हैं उस पे, ठीक है। दैट इज डिजाइन पेटेंट। इट ऑफर्स प्रोटेक्शन फॉर 14 ईयर्स, ये 14 साल के लिए लिमिटेड होता है। नेक्स्ट इज प्लांट पेटेंट। प्लांट पेटेंट होता है जिसमें इट प्रोवाइड्स राइट टू एनीवन हु हैड डिस्कवर्ड अ न्यू प्लांट बाय मींस ऑफ बायोटेक्निक। जब कोई भी नई, हम कहते हैं प्लांट के बेसिकली होता है कि एक स्पीशीज ऑफ प्लांट से किसी दूसरी स्पीशीज को बनाना विद द यूज ऑफ बायोटेक्निकल रिप्रोडक्शन, तो उसमें एक प्लांट पेटेंट होता है कि ये एक नया बीज या नया सीड बना है या नया प्लांट बना है जो कि हमारी कंपनी द्वारा बनाया गया है, या हमने इसको बायोटेक्निक रिप्रोडक्शन के थ्रू बनाया, तो उस पर उन्होंने पेटेंट ले लिया। अब उस पर कोई और कंपनी जो है वो अपना क्लेम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्लांट पेटेंट। अब ये भी जो है 20 ईयर्स के लिए ऑफर प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। So these are types of patent. Next है procedure for registration of patent. An inventor or any person assigned by the inventor can apply and obtain the patent of our invention. अब पेटेंट लेना कैसे है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, तो देयर आर फ्यू स्टेप्स ऑफ दैट, ठीक है। सब कोई भी बंदा जो है अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करवा सकता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं होता कि वो किसी कैटेगरी का होना चाहिए या वो उसकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए। इट कैन बी एनीवन, कि आपने कोई इन्वेंशन की, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपको लगा वो यूनिक है, आप उसका पेटेंट ले सकते हो अपने पास, तो दैट कैन बी एनी पर्सन, ठीक है। उसके लिए स्टेप्स क्या है, सबसे पहले है फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट। एक इसका जो पेटेंट का एप्लीकेशन होता है वो ऑनलाइन हमें मिल सकता है पेटेंट की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से, और उसको भर के उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है वो हमें पहुंचानी होती है टू द एप्रोप्रिएट पेटेंट ऑफिस। इट कैन बी ऑफलाइन, इट कैन बी ऑनलाइन, ठीक है। द हेड ऑफिस ऑफ पेटेंट आर लोकेटेड एट कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई। इन जगह पे जो है इनके ऑफिस, हेड ऑफिस है। The application form include provisional and complete specification of invention or product. अब इसमें जो है सबसे पहले तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन दी जाती है। इसमें इसमें बताया जाता है कि मैं इस कैटेगरी में अपना एक इन्वेंशन को पेटेंट करवाना चाहता हूँ, और उसके कुछ दिनों बाद हमें उसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है वो सबमिट करानी होती है, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सबमिट कराना। सेकंड इज एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। अब उसका एक एग्जामिनेशन होगा कि वो उसमें कुछ जैसे हम कहते हैं कि फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करवाते हैं वो। द एप्लीकेशन फील्ड इज रेफर टू एन एग्जामिनर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन। द एग्जामिनेशन हैज टू गिव द रिपोर्ट टू कंट्रोलर विद इन 14 मंथ। अब वो क्या करते हैं, जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आई उससे एक फॉर्म भरेंगे, या फॉर्म को एक, हम कहते हैं कि उनके पास एक परफॉर्मा होता है, उसको फिल करेंगे और उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं टू द कंट्रोलर विद इन 14 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। 14 महीने के बीच बीच में उसको कंट्रोलर के पास भेजते हैं, और कंट्रोलर जो है वो एग्जामिन करता है उस रिपोर्ट को। प्रॉपर रिपोर्ट बनती है और वो चेक करता है कि ये चीज पहले बनी तो नहीं हुई, या उसमें कुछ डेफिशिएंसीज जो है वो नोट कर लिए जाते हैं, इसके जो रिजल्ट्स है वो प्रॉपर नहीं है, या वो मशीन में ये जो है वो इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली, या बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जामिन की जाती हैं, ठीक है। जब उसके पास आ जाती है, अब वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, कंट्रोलर के पास जब आती है। तो दैट इज द थर्ड स्टेप, एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर पेटेंट। आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट द कंट्रोलर हैज द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर पेटेंट। अगर उसके बाद क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। एक पेटेंट का ना डिफरेंट जर्नल होता है, ठीक है, या गैजेट होती है, तो गैजेट में उसको एडवर्टाइजमेंट कर दी जाती है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब कि ये बंदा ये वाला इन्वेंशन पे अपना पेटेंट लेना चाहता है और उसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ये है, ठीक है। तो वो गैजेट जो है वो जिन्होंने ऑलरेडी पेटेंट लिए हुए हैं, ठीक है, वो उनके पास एक जर्नल जाता है, या उनके पास वो गैजेट जो है हर हर ईयर या हर मंथ जो है उनके पास अपडेट होती है, ठीक है। तो उसमें से अगर कोई उसको चैलेंज करना चाहता है कि ये इन्वेंशन पहले हो चुकी है, या ये मेरी इन्वेंशन थी, ये क्लेम कर रहा है, या कोई कह दे कि इसमें ये डेफिशिएंसी है, ये काम नहीं करेगी चीज, या किसी और की चीज उठा के लेके आ रहा है, तो उसके बाद वो स्टेप आता है, दैट इज कॉल्ड ऑपोजिशन टू ग्रांट ऑफ पेटेंट। अब जिनके पास गैजेट गई वो उनमें से, या कोई भी नॉर्मल बंदा जो वो उस पे ऑपोजिशन क्रिएट कर सकता है कि ये क्लेम मेरा है,
या ये चीज इसकी नहीं है, या उसके पास प्रूफ है कि ये चीज इसने नहीं बनाई है, तो एनी कंसर्न पार्टी में अपोज द ग्रांट ऑफ पेटेंट विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। 4 महीने का टाइम दिया जाता है कि 4 महीने एडवर्टाइजमेंट के बीच बीच में कोई भी अपोजिशन जो है वो उस पर क्लेम कर सकता है अपना राइट, ठीक है। अदरवाइज लास्ट में क्या होता है, ग्रांट एंड सीलिंग ऑफ पेटेंट। अगर किसी ने अपोज नहीं किया, ठीक है, और सब कुछ ठीक हो गया, तो लास्ट में क्या होगा, एक ग्रांट दे दी जाती है उनको, और सील ऑफ पेटेंट मतलब उनका स्टैंप लग दी जाती है। रिक्वेस्ट फॉर सीलिंग ऑफ द पेटेंट शैल बी मेड विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और ये काम 6 महीने के बीच बीच में होता है एडवर्टाइजमेंट के बाद, ठीक है, ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्लीट, मतलब उसके बाद जो पेटेंट है दैट इज रेडी फॉर द इन्वेंटर, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट। अब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट क्या होता है? इन्फ्रिंजमेंट होता है वायलेशन ऑफ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ पेटेंट होल्डर। जो अगर किसी और के पेटेंट को मिस यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। किसी भी वायलेशन प्रोड्यूस करना किसी और के राइट्स पे, ठीक है। इसमें नो अदर पर्सन और कंपनी कैन मेक यूज और सेल द इन्वेंशन रजिस्टर्ड अंडर द पेटेंट एक्ट। किसी कोई और बंदा या कोई और कंपनी जो है किसी और के पेटेंट को सेल नहीं कर सकती। सो दैट इज द, अगर वो करेगी तो वो उसे कहते हैं हम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट। और उसके लिए रेमेडियल एक्शंस कौन से हैं? रेमेडियल एक्शन मतलब उसके लिए क्लेम क्या कर सकता है ऑनर, तो वो दिए हुए यहाँ रेमेडीज। First is, in case of infringement, the patentee has a right to file suit against the defendant party. अब अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई और उसको यूज कर रहा है या कोई सेल कर रहा है किसी के इन्वेंशन को, तो उस पे जो है फाइल केस की जा सकती है, पहली चीज। दूसरा, द पेटेंटी कैन क्लेम द प्रॉफिट मेड बाय द डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट उससे कोई प्रॉफिट कमाता है उनकी चीजों से, ठीक है, मान लो मैंने किसी ब्रांड की चीज ली, या मैंने किसी का प्रोजेक्ट लिया जो किसी और के थ्रू बनाया गया, मैंने उस पे अपना नाम लगा के बेचना शुरू कर दिया, तो मुझे जितना बेनिफिट हुआ मार्केट से वो सारा वो क्लेम कर सकता है जिसका वो प्रोजेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट, द पेटेंटी कैन क्लेम द डैमेज अगेंस्ट द ट्रेड लॉस फ्रॉम डिफेंडेंट। और मेरे सेल करने से उसका जो लॉस हुआ वो भी वो क्लेम कर सकता है कि उसका, मान लो उसकी जो चीज थी वो 1000 की थी, मैंने वो ही चीज जो है वो अपनी क्लेम करा के 500 की बेच रहा हूँ। अब लोग 1000 की तो लेंगे नहीं, वो 500 की चीज लेंगे मुझसे, ठीक है। तो वो बंदा, उसका जो लॉस हुआ जितना, वो हमारी कंपनी से क्लेम कर सकता है, वो डिफेंडेंट से क्लेम करेगा। इसे हम कहते हैं रेमेडियल एक्शंस, ठीक है। तो दिस इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट एंड रेमेडीज ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट, ठीक है जी। पेटेंट के बारे में समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? It is a visual symbol which may be a word, signature, name, device, label, logo, numerical or combination of colors used by undertaking on goods or services to distinguish them from other similar goods or services. छोटा सा इसका मतलब समझाता हूँ। इसका मीन्स है लोगो या कोई ब्रांड नेम। अब हम कहते हैं कोई भी एग्जांपल ले लो ब्रांड की, मैकडोनल्ड की ले लो, मैकडोनल्ड छोड़ो, आप इसकी ले लो, फ्लिपकार्ट की ले लो, ठीक है, या अमेजोन की ले लो। और अब अमेजोन का अपना एक लोगो है, ठीक है, और अमेजोन का कुछ भी एक लाइन होगी, या हम कोई भी एक सब टाइटल होता है हर चीज का, कि नोकिया, मान लो नोकिया का एक वो जो है उसका एक लोगो होगा, वो कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। और नोकिया के नीचे एक लाइन होती है जैसे कहते हैं हम कनेक्टिंग पीपल्स, ठीक है। अब वो भी उनके ट्रेडमार्क में आ जाती है कि उन्होंने एक लाइन खरीद ली अपनी, एक ट्रेडमार्क करवा ली कि ये हमारी कंपनी की लाइन है और ये हमारी कंपनी का लोगो है नोकिया। अब उसको कोई और नहीं यूज कर सकता, और उसको एज अ ब्रांड जो नेम है वो बना के कंपनी सेल करती है प्रोडक्ट को। और उसी ब्रांड से हम किसी चीज को डिफराइज कर सकते हैं। डिफराइज मतलब कि अगर एक फोन पड़ा उस पे नोकिया लिखा है, दूसरे पे नोकिया नहीं लिखा, तो हमें पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल कंपनी का, दूसरा नहीं है ओरिजिनल, ठीक है, उसके लोगो से। या आजकल हम देखते हैं कि एडिडास की कॉपी आ रही है या प्यूमा की कॉपी आ रही है, तो उसमें पूरा एडिडास वैसा नहीं लिखा होगा जो ओरिजिनल में होता है, तो उससे पता चल जाता है कि ओरिजिनल चीजें कौन सी है और नॉन ओरिजिनल कौन सी है। तो ट्रेडमार्क इज द थिंग या विजुअल थिंग होती है, एक सिंबल होता है जो इन चीजों को डिफर या डिस्टिंग्विश करता है बाकी चीजों से, ठीक है। इट्स कॉल्ड लोगो, इट्स कॉल्ड नेम, इट्स कॉल्ड लेबल, कुछ भी, मतलब एक लाइन भी हो सकती है, कोई कलर भी हो सकता है कि मान लो जो
कह सकते हैं हम Amazon है, Amazon में A to Z के नीचे एक एरो होता है, वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो वो कलर भी जो है वो भी नहीं कोई यूज कर सकता कि ये एरो किसी और ने अपने ब्रांड में लगा दिया सेम, तो उस पे जो है क्लेम कर सकती है कंपनी, ठीक है। तो उसके मतलब मैचिंग चीज कोई भी यूज नहीं कर पाएगा जो उसने अपना लोगो ट्रेडमार्क करवा लिया, ठीक है। In simple words, trademark is a symbol which is used to distinguish the goods or services from other same kind of goods and services, ठीक है। एक सिंबल है जो कि अपने गुड्स और सर्विसेज को किसी दूसरे के गुड्स एंड सर्विसेज से डिस्टिंग्विश कराता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस एंड वैल्यूएबल एसेट ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहले अपना नाम जो है, जैसे हवेली है, हवेली जो रेस्टोरेंट चेन है, उन्होंने सबसे पहले अपना जो रेस्टोरेंट का नाम हवेली रखा, तो उन्होंने ट्रेडमार्क नहीं करवाया, तो उससे क्या हो गया, हर किसी ने नाम रखना शुरू कर दिया हवेली अपने। तो बाद में उनको पता चला कि हमारी कंपनी के नाम से कोई और भी चला रहा है, तो उन्होंने फिर उसका नाम जो है हवेली को रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, और उसके बाद उस नाम को किसी और ने यूज नहीं किया या उस लोगो को, ठीक है। सो दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस कि कोई हमारी चेन, कोई हमारा नाम लेके कोई और जो है वो सेल नहीं कर सकता प्रोडक्ट को, ठीक है। ट्रेडमार्क कैन हेल्प कंज्यूमर आइडेंटिफाई एंड परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ स्टैंडर्ड। अब इससे क्या होता है, कंज्यूमर को आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है और इसी कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी बताया मैंने, एडिडास हो गया, प्यूमा हो गया, इन सबकी कंपनीज का एक पर्टिकुलर लोगो होता है, और लोगो से हमें पता चल जाता है कि ये कंपनी का स्टैंडर्ड या जो ये क्वालिटी है दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड और कॉपी क्वालिटी, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रांड नेम, इसका और दूसरा नाम है ब्रांड नेम, ठीक है। फीचर्स ऑफ ट्रेडमार्क, इसमें क्या क्या है, इट्स बेसिकली अ सिंबल, सबसे पहला फीचर, इट इज यूज्ड इन बिजनेस, और इसको बिजनेस पर्पज पे यूज करते हैं। ये नहीं कि मैंने अपना नाम, कोई भी मेरा नाम है XYZ, मैंने उसको ट्रेडमार्क करा दिया, अब कोई भी बंदा अपना नाम नहीं रख पाएगा वो, तो ऐसे नहीं होता, बिजनेस में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और इट इज होली फुली मेड फॉर द बिजनेस पर्पज। ट्रेडमार्क इज यूज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और ये यूज होता है गुड्स एंड सर्विसेज में जो हम सेल करते हैं, उस पे ब्रांड नेम आता है, ठीक है। ट्रेडमार्क क्रिएट्स डिफरेंस बिटवीन सिमिलर गुड और सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। अब ये एक डिफरेंस ही सिमिलर ऐसे है कि जैसे मान लो हम कहते हैं कि मोबाइल फोन्स है, तो मोबाइल फोन तो मार्केट में बड़े हैं, पर ब्रांड नेम के साथ क्या हो जाता है, उस कंपनी का अपना एक नाम जुड़ जाता है और वो बाकी चीजों से डिफरेंट होगा, ये पता चल जाता है, ठीक है। Trademark includes brand name, label, signature, combination of colors and words. ठीक, these are the features. Next, functions क्या है? Again, it identifies a goods or services to provide guarantee of its quality. अब इससे पता चलता है कि उसकी क्वालिटी की गारंटी कितनी है, ठीक है, ये ओरिजिनल है या कॉपी है। It creates an image of the goods and creates services in the mind of consumer. अब कंज्यूमर जो है वो ब्रांड नेम पे डिपेंड करता है कि ब्रांड को अकॉर्डिंगली चलते हैं, कि मान लो रेडमी का फोन किसी का खराब निकल आता है, तो अगला फोन वो रेडमी का नहीं लेगा, चाहे वो बढ़िया ही या उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट की हो, उसे यही लगेगा कि ये रेडमी के फोन खराब आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ ब्रांड नेम, वो एक इमेज बन जाती है सर्विस माइंड ऑफ द कंज्यूमर के, कि जिसमें वो ब्रांड नेम के अकॉर्डिंगली चलता है, कि अगर उसको किसी ब्रांड की चीज पसंद है तो वही लेगा, वो दूसरा ब्रांड नहीं खरीदता, ठीक है। तो एक इमेज क्रिएट कर देता है ट्रेडमार्क। इट हेल्प कंज्यूमर टू परचेज अ प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी एंड चॉइस। अब उसको पता चल जाता है कंज्यूमर को कि ये ब्रांड के जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो परचेज करते हैं चीजों को। अब इसकी भी रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क के कुछ स्टेप्स हैं, उसमें जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो स्टेप्स दिए हैं, दैट इज एक्ट ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999। फर्स्ट वही चीज, द प्रॉपर्टीयर proprietor of trademark applies to the registrar for the registration of the trademark। एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा जो कि रजिस्ट्रार को जाएगा ट्रेडमार्क के। इट शुड चेक द ट्रेडमार्क डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पीरियड ऑफ यूज ऑफ मार्क एंड सिग्नेचर। इसमें क्या क्या वो बताएगा कि ट्रेडमार्क है कौन सा, मतलब वो नाम क्या है या वो लोगो क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन की कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि वो स्टेशनरी में लाई करता है या मर्चेंडाइज में लाई करता है या मशीन टूल्स में लाई करता है, तो उसकी कैटेगरी होती है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और वो पीरियड ऑफ यूज, कब उसको कहाँ पे यूज करना चाहता है, ठीक है। तो पहले ये हो गया, फिल करेगा एप्लीकेशन फॉर्म, फिर वो उसको रजिस्ट्रार जो है वो उसको एक्सेप्ट या रिफ्यूज कर सकता है। देन उसकी एक एडवर्टाइजमेंट बनेगी, पहले वो एप्लीकेशन के बेस पे एक्सेप्ट या रिफ्यूज करेगा, आफ्टर एक्सेप्टेंस वो एक एडवर्टाइजमेंट निकालेगा जो कि ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश होगी,
ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। अब ट्रेडमार्क जनरल जो है वो जितने जनरल ट्रेडमार्क जिनके हैं उनको वो कॉपी जाएगी, वो कोई बंदा अपोज कर सकता है उसको। तो आफ्टर अपोजिशन वो जो है एक केस चलता है, मतलब अगर तो अपोज हो गया तो अगर तो एक हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टीज के द्वारा अपना डिफेंड करने का एक मौका दिया जाता है। ठीक है, द रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्टर द ट्रेडमार्क इफ देयर इज नो ऑपोजिशन अकर द रजिस्टर्ड इश्यूज अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट। जब ऑपोजिशन कोई नहीं मिलती है तो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है एप्लीकेंट को। ठीक है, जो कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के द्वारा सील किया जाता है अगर कोई ऑपोजिशन नहीं आती। अगर कोई ऑपोजिशन आ जाए तो केस पड़ता है दोनों की तरफ और फिर प्रूफ दिया जाता है कि ये लोगो जो है वो उस कंपनी से नहीं मिलता है या डिफरेंट है उस कैटेगरी से। तो जब सेटिस्फेक्शन हो जाती है तो उसके बाद एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल मिलती है। ठीक है, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी है कि 10 साल के लिए वो उस ट्रेडमार्क को रख सकता है। इट मे बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसको उसके बाद रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, सो दिस वाज ट्रेडमार्क। नेक्स्ट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। इसमें क्या आता है, अगेन वही कि ट्रेडमार्क जो लोगों को इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क मींस वायलेशन ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ प्रोप्राइटर, कि उसके जो ट्रेडमार्क है उसको राइट्स को कॉपी किया गया किसी और के द्वारा, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रिंजमेंट। जब कोई ऐसे करता है विदाउट द परमिशन इट इज नोन एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। अब इसमें क्या क्या हो सकता है कि वो उस ट्रेडमार्क को यूज करेगा फॉर लेबलिंग, कि वो अपने ब्रांड पे ठप्पा लगा के बेचेगा। ठीक है, यूज ट्रेडमार्क फॉर एडवर्टाइजिंग, उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करेगा, या टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ एनी सॉर्ट फ्रॉम द ट्रेडमार्क, या उससे कोई भी अपना बेनिफिट निकालेगा, तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्रिंजमेंट। अब उसके लिए रेमेडीज क्या है, सबसे पहली रेमेडी है इंजंक्शन, मतलब वो उसके अगेंस्ट फाइल सूट कर सकता है। ठीक है, उससे क्या होगा, अनऑथोराइज्ड का पता चल जाएगा कि वो बंदा ऑथोराइज्ड है या नहीं है। नेक्स्ट, डैमेज, जो उसको लॉस हुआ है उसके द्वारा कि वो उसका ट्रेडमार्क यूज करके सेल कर रहा है चीजों को और कंपनी को लॉस जा रहा है, तो वो लॉस वो कंपनसेशन देगा वो जो जिसने उसको चोरी किया। ठीक है, थर्ड, काउंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट उसने कमाया था उस लेबल को चोरी करके तो वो उतना प्रॉफिट उसको वापस देना पड़ेगा टू द ऑनर ऑफ द या प्रोप्राइटर ऑफ द ट्रेडमार्क। ठीक है, तो तीन चीजें होती है, इंजंक्शन, डैमेज और काउंट ऑफ प्रॉफिट्स। दिस वाज ट्रेडमार्क। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है कॉपीराइट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें जो कुछ नहीं समझ आया आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।